नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस बेहद खास पेशकश में जिसको हम निवेश की एबीसीडी कहते हैं। और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। 31 मार्च अब बस आने को ही है और ऐसे में आपके पास लास्ट मिनट टैक्स बचत के क्या क्या विकल्प है, कैसे अपने तमाम फाइनेंशियल्स को आप समझें, आपकी इनकम, आपकी इंटरेस्ट को और आपके इन्वेस्टमेंट्स को कैसे आपको उसका एक ब्यौरा लेना चाहिए, कैसे चेकअप करना चाहिए, इन तमाम पहलुओं पर आज हम समझाइश लेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं डेलॉयट से तरुण गर्ग। तरुण, हाय। स्वागत है आपका निवेश के एबीसीडी में। और अक्सर इस शो में तो हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, लेकिन क्योंकि ये माहौल काफ़ी टैक्सिंग है, क्योंकि टैक्स से जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए आपकी सहायता की ज़रूरत होगी। बेसिक से सवाल से मैं शुरुआत करना चाहती हूँ, क्योंकि 31 मार्च अक्सर लोग इस तारीख तक बहुत सारा काम जो है अपना पेंडिंग रख लेते हैं, खासतौर से अपने फाइनेंशियल्स का और अपने इन्वेस्टमेंट्स का। लास्ट मिनट काम क्या क्या अगर रह गया है तो भारी पड़ सकता है, वो ज़रा मुझे बताइएगा। अभी तक जैसा कि 31 मार्च हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होएगा इसमें 2024-25। तो लास्ट मिनट पे जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स बचती हैं, कई बार हम जो देखते हैं कि टैक्स पेयर्स जो हैं बिल्कुल एंड तक पोस्टपोन कर देते हैं अपनी सारी निवेश की जो इनको करना होता है। तो ब्रॉडली हम देखते हैं कि एम्प्लॉयर जो चीजें मांगता है तो थोड़ी बहुत डिक्लेरेशंस एचआरए वगैरह की कर देते हैं और सोचते हैं कि हम अपनी रिटर्न में क्लेम कर लेंगे बाकी की जो डिडक्शंस हैं। अब जैसे ओल्ड टैक्स रिजीम में अभी भी जैसे डिडक्शंस अलाउड हैं, अगर आपने एटीसी की कुछ डिडक्शंस क्लेम करनी है, से अगर आपको पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आपने निवेश किया है या टर्म डिपॉजिट्स करी है या बच्चों की स्कूल फीस आप दे रहे हैं या आपने घर एक परचेज किया है और उस पे आप प्रिंसिपल अमाउंट का पैसा दे रहे हैं, तो ये सारे के सारे चैप्टर 6 से एटीसी में डिडक्शन इनकी मिलती है। तो इसमें हमने देखा है कि कई अक्सर टैक्स पेयर बिल्कुल एंड मोमेंट तक इसको पोस्टपोन कर देते हैं कि ये हम मार्च के अंतिम या 15 मार्च के बाद देखेंगे। बट ये बहुत ही अब आवश्यक है टैक्स पेयर्स के लिए कि जो भी उनको इन्वेस्टमेंट्स करनी है वो कर दें। अदरवाइज फिर वो अपनी रिटर्न्स में वो डिडक्शंस क्लेम नहीं करेंगे कर पाएंगे। और एक और चीज है जो हमने देखी है कि एनपीएस में भी कई लोग निवेश पसंद करते हैं। तो एनपीएस की भी 80CCD1B में आपको जो 50,000 की डिडक्शन मिलती है अगर एम्प्लॉई ने अपना पैसा डाला है उसमें, तो वो भी आपको 31 मार्च से पहले पहले करनी होगी अगर आपको कुछ अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में कुछ बेनिफिट्स लेने हैं और टैक्स का आपको अपनी लायबिलिटी कम करनी है। हालांकि जो न्यू टैक्स रिजीम है कविता, जैसे उसमें तो हमें ये सारे निवेश के फायदे नहीं हैं, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में वैसे भी जो टैक्स रेट्स है थोड़े से कंसेशनल हैं और इसमें फिर आपको जो भी डिडक्शंस आप निवेश कर रहे हैं तो उसका फायदा नहीं मिलेगा। करीब जैसे वित्त मंत्री ने भी बताया था, करीब 20% या 20 से 25% के लोग हैं जो अभी भी ओल्ड टैक्स रिजीम को प्रेफर कर रहे हैं और इस अगले वित्त वर्ष से और भी संख्या कम हो सकती है। तो ये सब करना बहुत ही आवश्यक है, अपने निवेश को बिल्कुल सही ढंग से उन 5 दिनों में करें और जितना जल्दी से जल्दी हो सके इसको कंप्लीट करें। अ, तरुण, अब क्योंकि हम दो टैक्स रिजीम्स को देख रहे हैं, एक टैक्स रिजीम जहां पे लोगों के पास हाथ में ज़्यादा पैसा है और एक टैक्स रिजीम जहां पर हम देख रहे हैं लोग अभी भी कुछ विकल्पों का फ़ायदा उठा रहे हैं। सवाल मेरा आपसे है, ये है कि क्या आपको अंदाज़ा होगा कि किस विकल्प में सबसे ज़्यादा क्लेम्स आते हैं या किस विकल्प को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है? होम लोन का बेनिफिट मेरे ख्याल से अधिकतर लोग लेते हैं, लेकिन उसके अलावा इंश्योरेंस हुआ, पीपीएफ हुआ या एनपीएस हुआ, कहाँ पर लोग ज़्यादा पैसे बचाने के लिए निवेश कर रहे हैं? क्या इसका कोई डेटा आपके पास होगा, कोई जानकारी होगी? देखिए कविता, वैसे तो जैसे अब काफी सारे अखबारों में भी ये पब्लिश होता है, तो होम लोन तो एक है ही, क्योंकि जो निवेश करते हैं तो उसमें होम लोन में काफी लोग पसंद करते हैं। और अब जैसे अगले साल में आपने ये देखा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में दो प्रॉपर्टीज पे अब आपको कोई भी इनकम नहीं लगेगी। अगर आपने दो प्रॉपर्टीज खरीद रखी हैं तो आप टैक्स के दायरे से बाहर रहेंगे, आप इसको बेशक अपना सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस डिक्लेयर कर सकते हैं। तो एक प्रॉपर्टी में, रियल एस्टेट में काफी लोगों को पसंद आता है, तो होम लोन का बेनिफिट काफी लोग उठाना चाहते हैं। और एक दूसरी जो काफी अच्छी रिटायरल स्कीम है जिसमें
रेट ऑफ रिटर्न्स भी बहुत बढ़िया मिलते हैं, तो वो है एक एनपीएस। तो ये जो पेंशन स्कीम है, इसमें भी मैंने देखा है कि काफ़ी लोग अपटेक करते हैं, अपना निवेश करना पसंद करते हैं और इसमें रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं और 60% तक जब धनराशि आप विथड्रॉ करेंगे 60 साल के होने पे तक, तो वो भी पूरी कंप्लीटली टैक्स फ्री हो जाती है और सिर्फ 40% जो धनराशि आपकी है उसमें, आप उसको भी आप एक पेंशन के रूप में ले सकते हो और उसी पेंशन पे आपको टैक्स देना होगा। तो ये मोटा-मोटी ये 2 एरियाज़ में काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स हमने देखे हैं। हाँ, जैसे हमारे जो दर्शक जो गाँवों या छोटे शहरों में हैं, तो वो अभी भी टर्म डिपॉज़िट्स या फ़िक्स्ड डिपॉज़िट्स में निवेश करना पसंद करते हैं क्योंकि वो अपना एक्सपोज़र रिस्क्स में नहीं डालना चाहते। बट आजकल मैंने देखा है म्यूचुअल फंड्स भी काफ़ी पॉपुलर हो गए हैं। हुँ। तो यही सारी चीज़ें हैं कविता जहाँ पे आम लोग ये निवेश करके थोड़ा-सा अपना टैक्स को बचत करने की कोशिश करते हैं। हुँ। चलिए, ये तो बात हुई है उन 20-25% वाले लोगों की जो अभी भी पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत पैसे लगा रहे हैं, निवेश कर रहे हैं। तरुण, अब थोड़ा-सा बोरिंग सा काम जो लोगों को बहुत जटिल लगता है, उसके बारे में बात करते हैं। मिलान करना एआईएस का अपने बैंक ऑफ अकाउंट से, ये सुनने में जितना जटिल लगता है और करने में उतना ही बोरिंग होता है, बिकॉज इसको करने के लिए एक तो आपको बड़ा ध्यान देना पड़ेगा, एक एक ट्रांजैक्शंस और एक एक एंट्री को आपको ध्यान से देखना होगा। आप तो प्रोफेशनल है तो ये तो आपकी तो रोजी रोटी है, लेकिन जो आम टैक्स पेयर है उनके लिए मुश्किल पड़ जाता है। ठीक है, इसका कोई आसान तरीका बताइए। एक तो तरीका क्या है, प्रोसेस क्या है, किन किन चीज़ों का मिलान करना है वो समझाइएगा, और आसानी से कैसे किया जाए ये बताइएगा, ताकि आम आम टैक्स पेयर कर पाए ये काम। ये कविता आपने बिल्कुल सरल भाषा में समझाया है। देखिए ये एआईएस, टीआईएस और फॉर्म 26 एएस, ये 3 ऐसे फॉर्म्स हैं जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन पे काफ़ी रिलाय करता है। और ये फॉर्म बने क्यों हैं? जैसे अभी तक ये था कि आप एक टैक्स पेयर ही था, वो सारी इन्फॉर्मेशन अपनी रिटर्न में भरता था। अब सेकेंडरी सोर्स से भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है और उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या ज़िम्मेवारियाँ लगाई हैं कि आपको भी, क्योंकि आप इनकम देते हैं या फिर आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है, तो उस पैन नंबर पे वो सारी डिटेल्स अपलोड करते हैं। तो इसमें एक-एक ट्रांज़ैक्शन, अगर आपने म्यूचुअल फंड में निवेश किया तो म्यूचुअल फंड की सारी एंट्रीज़ उसमें आएँगी। परचेज़ आपने कब करी है, सेल आपने कब करी है। इंडिया में सेल पे ही टैक्स होता है, जो अगर आपने म्यूचुअल फंड खरीदे हैं तो उस पे आपको टैक्स नहीं देना। लेकिन हालाँकि उसमें सारी डिटेल्स आती हैं कि किस वित्त वर्ष में आपने कितना म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया। एंड देन सेकंड इज़ कि आपने सेल कितना किया है, कि सारी आपकी सेल ट्रांज़ैक्शंस आएँगी। किस अमाउंट पर, किस प्राइस पर आपने बेचा है, कितनी आपकी सेल कंसिडरेशन टोटल हुई है। इसी तरह से एफडीज़ पे अगर आपने इन्वेस्ट करा है, खरीदी हैं एफडीज़, या से आपने 10 लाख की एफडी में निवेश किया, तो वो 10 लाख की एफडी भी आएगी और उसपे जो भी इंटरेस्ट अगर आपको से 8% की दर से मिला है, तो 80,000 का इंटरेस्ट भी आएगा। तो वो सारी डिटेल्स एआईएस, टीआईएस और ये फॉर्म 26 एएस में कैप्चर होती है। फॉर्म 26 एएस में एक जो थोड़ा-सा कम इन रिपोर्टिंग इसलिए भी होती है क्योंकि वो सारी डिटेल जिन ट्रांज़ैक्शंस पे टैक्स कटा है, फॉर्म 26 एएस सिर्फ़ उनको कैप्चर करता है। जबकि एआईएस, टीआईएस इर्रिस्पेक्टिव कि उसपे टैक्स कटा है या नहीं कटा, वो सारी डिटेल्स एक टैक्स पेयर की पूरी स्टेटमेंट में बनती है। तो इसीलिए जैसा आपने ये कहा कि ये मिलान करना बहुत आवश्यक है। अगर आप अपनी बैंक स्टेटमेंट्स को निकाल के वित्त वर्ष के अंत में अगर आप नहीं मिलान करेंगे, तो ऐसा भी बहुत बार देखा है कि किसी और टैक्स पेयर का डेटा आपके इन्फॉर्मेशन में फ्लो हो गया। या फिर अगर आपका जॉइंट अकाउंट है, तो किसी मतलब दूसरे पैन पे जाना था, आपके पैन पे चढ़ गया है। तो बहुत ऐसे केसेस आए हैं जिसमें फिर टैक्स अथॉरिटीज़ आपकी इनकम वो कंसिडर कर लेंगे और अननेसेसरी आपके ऊपर हायर टैक्स का बर्डन आ सकता है। तो इसीलिए ये बहुत ही आवश्यक है, आप ज़रूर से इस चीज़ को एक ईयर एंड एक्सरसाइज़ अपना बनाएँ, मिलान करें, म्यूचुअल फंड से भी अपनी स्टेटमेंट्स प्रॉपर लें और वो देते हैं, मतलब आप अपनी मेल आईडीज़ पे जाएँ, वो सारी चेक करें कि कितना मैंने खरीदा था, कितना मैंने बेचा है, कितना मेरे को कैपिटल गेन हुआ है। वो सारी अगर आप नहीं मिलान करेंगे तो ईयर एंड पे रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे वो बहुत देर हो जाती है। और वैसे भी अब 31 हमारा जुलाई है रिटर्न फाइलिंग करने का डेट, और अगर 1-2 दिन भी डिले हो जाता है तो वो 3-4 हज़ार की हमारे को एक्स्ट्रा रिटर्न फाइलिंग लेट जी फीस भी लग जाती है। जी।
तो इसीलिए टैक्स पेयर्स के लिए बहुत आवश्यक है ये सारी चीज़ें को पहले एडवांस में प्लान करें और जी। 31 मार्च से पहले-पहले अपना सारा डेटा गैदर करें और ये रिपोर्टिंग्स चेक करें अपने पोर्टल पे जाके। कविता। अच्छा, एक चीज़ तरुण, यहाँ पर अब क्योंकि आप लास्ट मिनट इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, ये सब चीज़ें अब अगर आपने अपने हाथ में ली हैं, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स के आपको रिसीट्स या प्रीमियम्स जो है, प्रूफ जो है वो नहीं मिल पाते हैं, तो ऐसे में तो ये सबमिट नहीं हो पाएंगे। कैसे अब फिर आगे बढ़ा जाए? उसी इन्वेस्टमेंट को चुने जहाँ पे तुरंत आपने निवेश किया, या ऑनलाइन अगर आपने निवेश किया तो कम से कम आपके पास कोई प्रूफ तो है कि आपने पैसे डाले। क्या ऐसा कुछ किया जाए? क्या उपाय क्या होगा? देखिए कविता आजकल हालाँकि मैंने देखा देखो कैश में निवेश करना अब थोड़ा-सा कम हो गया है। अब ज़्यादातर जो टैक्स पेयर्स हैं अपने ऑनलाइन बैंक अकाउंट्स के थ्रू ही ये सारा निवेश करना पसंद करते हैं। तो बैंक एंट्रीज़ तो होती हैं, साथ के साथ आप उन इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के पास भी जा सकते हैं कि जहाँ से आपने वो पॉलिसी खरीदी है। एटलीस्ट आपकी अगर आपने 1 वित्त वर्ष में खरीदी है तो उसकी डिटेल्स बैंक एंट्रीज़ में पूरी रिफ्लेक्ट होती हैं। तो आप उन पॉलिसी प्रोवाइडर्स को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि किसी कारण से अगर आपने उस टाइम पे डाउनलोड नहीं किया वो रिसीट एक्नॉलेजमेंट तो बाद में अगर आप उनसे पूछ के वो प्रॉपर लिंक आपको देंगे और उनके थ्रू आप डाउनलोड करिए। कई बार मैंने भी देखा है कि हमारे जो निवेशक हैं या फिर हमारे क्लाइंट्स हैं या फिर कई बार हमसे भी चूक हो जाती है, हम नहीं डाउनलोड करते, तो बाद में भी ऐसा मौका होता है कि आप उन पॉलिसी प्रोवाइडर्स को कॉन्टैक्ट करके वो सारी रिसीट्स डाउनलोड करें। बट अगेन जैसा आपने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट पे ध्यान केंद्रित किया है, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि सारी की सारी स्टेटमेंट्स अब आप अपने पास रखिए, डाउनलोड करके अपने फ़ोल्डर्स में रखिए बिकॉज़ अ, अथॉरिटीज़ आपसे कभी भी वो क्वेश्चन करें, तो आपके पास ये रेडिली मटीरियल होना चाहिए क्योंकि 2-3 साल बाद अगर ये सारी रिटर्न अगर स्क्रूटनी में पिक होती है, तब बहुत देर हो जाती है, तब और भी एब्सोल्युटली। मुश्किल होगा काम बिल्कुल। ये निकालना। तो इसीलिए 31 मार्च से पहले ये सारी काम कर लेना काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। अच्छा, ये बताइएगा मुझे, एक ये भी चीज़ हमने सुनी है लोगों से कि उनके पिछले 2 वित्त वर्ष के रिटर्न में कोई गड़बड़ हो गई है, तो अपडेटेड रिटर्न भी 31 मार्च तक ही करना है। कोई डिटेल्स मिस हो गई हैं या कुछ अगर भूल गए हैं तो क्या ये कैसे किया जाएगा? किन-किन सूरतों में आप ये कर सकते हैं, और केवल 2 ही वित्त वर्ष पहले के? नहीं, नहीं या से देखिए कविता ये आपने बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रश्न किया है कि अब जो अपडेटेड रिटर्न हालाँकि अगले साल से तो ये 4 साल कर दिया गया है बट एट लीस्ट अभी तक तो ये 2 साल ही है क्योंकि अभी जो नया जो फाइनेंस बिल है, अभी भी लोकसभा ने ही कल पारित किया है इसको, अभी राज्यसभा से पारित होना बाकी है और हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनका भी हस्ताक्षर होने उस पे बाकी है। तो जैसा वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा अगले वित्त वर्ष से तो 4 साल हो जाएगा अपडेटेड रिटर्न की प्रक्रिया बट अभी 2 साल ही है। तो इसमें अपडेटेड रिटर्न की प्रक्रिया में यही है कि अगर आपसे कोई भी ओमिशन हो गया या फिर कोई भी आपने इनकम मिस कर दी अपनी रिटर्न में और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो आपने अगर एक 26 एएस या एआईएस टीआईएस पे रिलाय किया था उससे इन्फॉर्मेशन भरी है, बाद में कई जो आपके म्यूचुअल फंड्स हैं या फिर एफडीज़ हैं, बैंक्स हैं, कई बार बाद में वो सारी रिटर्न्स के तारीख निकल जाने के बाद वो सारी डिटेल्स चढ़ाते हैं, तो उसमें भी काफ़ी मिस होने के चांसेस हैं। तो ऐसे में अपडेटेड रिटर्न का एक प्रोसीजर है, एक ऑप्शन विकल्प दिया गया है अथॉरिटीज़ के द्वारा और ये 31 मार्च जैसा कि आपने कहा, तो ये पिछले 2 साल तक की आप रिटर्न भर सकते हैं। तो जैसे अगर 31 मार्च 2000 अ 25 को अगर आपको कुछ भरनी है तो आप पिछले 2 साल की अपनी रिटर्न्स को देखिए, खंगालें और उसमें आप जाके अगर कोई आपसे ओमिशन हुई है, कोई इनकम छूट गई है, तो आप उसको भर सकते हैं। बट इसमें एक्स्ट्रा टैक्स का भी तो आपको देना पड़ेगा। हुँ, तो हुँ। जो भी डिफरेंशियल टैक्स है, उसपे आपको 30% एक्स्ट्रा और ये 50% का ये जो ग्रेडेड वे में आपको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। हुँ, हुँ। तो ये सारा ध्यान रखना पड़ेगा जी, एक टैक्स जी। पेयर को। जी। तरुण, थोड़ा-सा इंटरेस्ट इनकम पर भी हम बात करते हैं, और ये सवाल का जवाब मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सीनियर सिटीज़न्स से जुड़ा हुआ भी दें। बचत खाते में आपके पैसे पड़े होते हैं, फिक्स्ड डिपॉज़िट में आपके पैसे पड़े होते हैं, आरडी लोग करते हैं बहुत ज़्यादा। तो जो ब्याज से होने वाली आय है, उसे कैसे संशोधित किया जाए और उसे कैसे डिक्लेयर किया जाए फिर? और टीडीएस का बताइएगा साथ ही। देखिए, कविता ब्याज जो सीनियर सिटीज़न्स हैं, देखिए उनके पास एक विकल्प तो ये है अगर वो फिर भी ओल्ड रिजीम में हैं,
तो एक एटीटीटीबी सेक्शन है जिसके तहत आपका 50,000 तक का एफडी से जुड़ा हुआ ब्याज आपका एग्जेम्प्ट है, इस पे आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अधिकतर मैंने ये देखा है अभी भी वरिष्ठ नागरिक अपना न्यू रिजीम में जाना चाहते हैं, तो उसमें फिर आपको एटीटीटीबी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपकी सारा इनकम देखा जाएगा और इस वित्त वर्ष के लिए ये देखा जाएगा कि या 7 लाख से कम है, तब आपके ऊपर ज़ीरो टैक्स लायबिलिटी आएगी, अगर 7 लाख से ज़्यादा है तो आपको टैक्स की देनदारी हो। अब इसमें देखिए टीडीएस कब लग जाता है, तो अब इस वित्त वर्ष 2025-26 से तो इन्होंने ये कर दिया कि 1 लाख तक की अगर आपके पास एफडी से इंटरेस्ट है तो उस पे टीडीएस नहीं लगेगा। बैंक्स को भी ये निर्देश, जैसे ये एक्ट बन जाएगा, ये बिल पारित हो जाएगा, तो ये 1 लाख तक की लिमिट है। बट अभी क्या है, अभी ये जो लिमिट्स है वो काफ़ी कम है, 50,000 से ऊपर तक की लिमिट्स पे वो टीडीएस काटना शुरू कर देते हैं। तो इसमें ध्यान रखने वाली वरिष्ठ नागरिकों के लिए यही बात है कि या तो आप अपना प्रॉपर फॉर्म 15H होता है, एक जो रेसिडेंट वरिष्ठ नागरिक या सीनियर सिटीजन है वो अपने बैंक्स को या पोस्ट ऑफिस को दे सकते हैं कि भाई मेरी आमदनी टैक्स लिमिट से कम है, अतः मेरी आमदनी पे इंटरेस्ट की इनकम पे कोई भी टीडीएस ना काटा जाए। तो या तो एक एक विकल्प वो है, और अगर किसी कारणवश आपने फॉर्म 15H नहीं भरा है वरिष्ठ नागरिकों ने, तो अपने रिटर्न में वो सारा रिफंड आप क्लेम कर सकते हैं। बट रिटर्न भी फिर आपको टाइम से फाइल करना बहुत ही मैंडेटरी है, बिकॉज एक और जो चीज मैं बताना चाहता हूँ, कई बार ध्यान से निकल जाती है कि अगर आपने ओल्ड रिजीम का चयन किया है तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कि आप 31 जुलाई से पहले पहले अपनी आयकर विवरणी या रिटर्न ऑफ इनकम को पहले फाइल कर दें, अन्यथा फिर आपको मैंडेटली न्यू रिजीम में आपको जाना पड़ जाएगा। तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जो ध्यान रखने वाली बात। एक चीज़ जो मुझे आपसे पूछनी है जो कि बहुत ज़ोरों में है, टैक्स हार्वेस्टिंग, इसका फ़ायदा कैसे उठाया जाए, ये हर कोई जो है लोगों को सिखा रहा है। अब ये एक स्ट्रैटेजी है जहां पर आप अपनी टैक्स लाइबिलिटी को, अपनी देनदारी को कम कर सकते हैं, लेकिन ये स्ट्रैटेजी कहाँ कहाँ अपनाई जा सकती है, किस किस तरह की कमाई में अपनाई जा सकती है। एक जगह मुनाफा हो रहा है, एक जगह घाटा हो रहा है, ये बात तो समझ में आ गई है, लेकिन किस एसेट क्लास की हम बात कर रहे हैं, किस स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं, जरा ये आसान भाषा में समझाइएगा। बिकॉज हर कोई टैक्स हार्वेस्टिंग का नाम तो जप रहा है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, इसको अपनाया कैसे जाए अपने लिए। ये कविता, दो तीन चीजें टैक्स हार्वेस्टिंग, एक तो आपने जो बताया कि जनरली ये इक्विटी प्रोडक्ट्स या फिर अगर आपने किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में, तो अब प्राइस जो हमारा काफी फ्लक्चुएट कर रहा है, तो उसको देखते हुए कई बार क्या करते हैं, हम अपना देनदारी कम करते हैं कि आप अगर इस पे कोई कैपिटल लॉस है आपका, या पास्ट ईयर्स में आपने कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है, तो उसको आप यूज करके आप अपनी करंट ईयर प्रॉफिट से सेट ऑफ कर लीजिए। तो एक इससे आप अपनी टैक्स की देनदारी को कम कर सकते हैं। दूसरा, मैंने ये भी देखा है कि कई बार जो ये हस्बैंड वाइफ या फिर अपनी फैमिली में एसेट क्लासेस को या फिर आप ट्रांसफर कर देते हैं कि प्रॉपर्टीज को मैंने ट्रांसफर कर दिया, या फिर मतलब प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा मैंने दिखा दिया है कि निवेश में कि दूसरे पर्सन ने किया, हस्बैंड ने वाइफ का दिखा दिया। तो उस केस में क्या होता है कि आपकी जो, अगर आपकी टैक्स रेट से मैक्सिमम रेट पे 39% पे टैक्स होता है, और अगर आपके फैमिली में किसी का रेट ऑफ टैक्स जो है 20% है या उससे कम है, तो आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। एक और जो जगह मैंने देखी है, कई बार अपनी फैमिली में ही आप रेंटल इनकम डिक्लेयर करते हैं कि जैसे ये अगर आपका घर जो है वो अपने फादर या मदर के नाम पे है और आप उनके साथ रह रहे हैं, तो कई बार मैंने देखा है कि ये एम्प्लॉयज जो, और ये वैलिड भी है, एम्प्लॉयज अपना प्रॉपर रेंट अग्रीमेंट के थ्रू और बैंक स्टेटमेंट्स के एंट्रीज के थ्रू दिखाते हैं कि मैंने रेंटल इनकम अपने फादर या मदर को दिया, और उनकी अगर टैक्सेबल इनकम से 15 लाख या 20 लाख से कम है और उनका टैक्स रेट कम है, तो ऐसे में आपने अपनी इनकम थोड़ी सी कम कर ली और टैक्स की थोड़ी बचत कर ली, और उनका जो है 20% या मतलब एवरेज रेट 20% ही आएगा, तो इन अ वे आपने करीब करीब 19% का टैक्स रेट का लाभ लिया है। तो ये काफी प्रचलन में है इसी, और ये काफी लोग इसको अपनाते भी हैं, कविता। बिल्कुल, बिल्कुल।
बिल्कुल। चलिए, अब मेरे ख़्याल से काफ़ी कुछ तो आपने समझा दिया है जो कर देना चाहिए 31 मार्च तक, लेकिन अब बड़ा सवाल उसके बाद क्या करें? अब सबसे बड़ा सवाल उसमें भी लोगों में ये रहता है कि क्या जो नहीं गए हैं नई टैक्स रिजीम में, क्या उनको चले जाना चाहिए? अब ये निर्णय कैसे लिया जाए? हम सब जानते हैं कुछ समय के बाद ये फेड आउट हो ही जाने वाला है, लेकिन अब ऐसे में आपके ऊपर होम लोन है, आपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स टैक्स सेविंग भी कर रखी हैं, कुछ टैक्स सेविंग के लिए कर रखी हैं, कुछ आपने फाइनेंशियल गोल्स को लाइन अप करके भी उनमें निवेश कर रखा है। अब निर्णय कैसे लिया जाए और टैक्स रिजीम का चुनाव कैसे